गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल स्टैंडर्ड 8 का लेक्चर है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश रूल था हमारे इंडिया में, तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स हुए हम वो देखेंगे। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। We have seen that due to geographical discoveries, the European powers reached the Indian coast. All the European includes Portuguese, Dutch, French and British entered the race for capturing the Indian market. When the British come to India for trade purpose, the Portuguese had already settled here. They gave bitter resistance, later friendly relation developed between them. But to establish the domination over the India, the British had to face opposition from French, Dutch and local rulers. ठीक है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कैसे एस्टेब्लिश हुई उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखो, जो इंडिया जैसे ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज के हिसाब से हम देखेंगे, तो जो हमारा इंडिया का कोस्ट था, तो वहाँ पे बहुत सारे कंट्री के लोग ऐसे थे जो अपना मार्केट, इंडिया का मार्केट कैप्चर मतलब उसको हासिल करने के लिए आए थे। कौन कौन आए थे? डच, फ्रेंच, पोर्चुगीज, यूरोपियन, ब्रिटिश, ये सारे लोग थे जो इंडिया में घुसे और इंडिया का मार्केट कैप्चर करना चाहते थे। तो जब इंडिया में ब्रिटिश आए ट्रेड बिजनेस पर्पस के लिए, तो ऑलरेडी पोर्चुगीज ने यहाँ पे इंडिया में अपना बिजनेस बना लिया था। तो पहले पोर्चुगीज और ब्रिटिशर्स का थोड़ा एक दूसरे से क्लैश हुआ, थोड़ा एक दूसरे से ये हुआ, लेकिन बाद में वो एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन बना लिए, फ्रेंडली रिलेशन बना लिए। कौन कौन? पोर्चुगीज एंड ब्रिटिशर्स। उसके बाद वो ब्रिटिशर्स जब अपना मार्केट बना चुके, उसके बाद क्या हुआ कि उनके अपोजिट कौन कौन से लोग थे? फ्रेंच, डच एंड लोकल। जो लोकल वहाँ के मार्केट के लोग थे और जो फ्रेंच के लोग थे जो इंडियन मार्केट पे ऑलरेडी घुस चुके थे, और डच लोग, इनसे उनको अपोजिशन मतलब इनका कंपटीशन चालू हो गया था। ठीक है, तो ऐसे अपने इंडिया में लोग ट्रेडिंग पर्पस के लिए आए थे, अपना इंडिया का मार्केट कैप्चर करने के लिए। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे ब्रिटिश एंड मराठाज। मुंबई वॉज द मेन सेंटर ऑफ ब्रिटिश इन वेस्टर्न इंडिया। दे आर ट्राइंग टू एक्वायर द नियर बाय टेरिटरीज, but the Marathas had strong hold over it. After the death of Peshwa Madhav Rao, his uncle Raghunath Rao approached for help from the British due to the greed of Peshwaship. This led to entrance the British in Maratha politics. ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे, तो उनका सबसे मेन अट्रैक्शन क्या था? उनका अट्रैक्शन था मुंबई, क्योंकि मुंबई में उनको लगा कि अच्छा खासा उनका होल्ड हो सकता है, बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन मुंबई में ऑलरेडी मराठाओं का होल्ड था। ठीक है, तो जब जो वहाँ के पेशवा थे, मराठाओं के जो पेशवा थे माधवराव, उनका डेथ होने के बाद जो उनके अंकल थे रघुनाथ राव, उन्होंने ब्रिटिशर्स को अप्रोच किया कि आप यहाँ पे मतलब मुंबई हासिल कर सकते हो, क्योंकि उनको एक लालच थी। उनको ये लालच थी कि अगर वो ब्रिटिशर्स की हेल्प करेंगे तो उनको रघुनाथ राव को क्या मिल जाएगा? पेशवाई मिल जाएगी। तो ये मेन रीजन था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जैसे ही माधवराव का डेथ हुआ, पेशवा माधवराव का डेथ हुआ, वैसे ही उनके अंकल रघुनाथ राव को उन्होंने अप्रोच कर लिया कि हम आपको पेशवा बना देंगे, आप मुंबई हमको दे दो। ऐसे उन्होंने ब्रिटिशर्स क्या किए, अपने मुंबई में अपने मराठा पॉलिटिक्स में एंट्री कर लिए। ड्यूरिंग 1774 to 1818 देयर वाज 3 फाउट बिटवीन मराठाज एंड द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो 1774 से लेके 1818 में के ड्यूरेशन में क्या हुआ? 3 बार मराठाओं की और ब्रिटिशर्स की लड़ाई हुई। ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर द मराठास यूनाइटेडली फेस द ब्रिटिश, हेंस प्रूव सुपीरियर। ठीक है, तो पहले में क्या हुआ? मराठा बेहतर साबित हुए पहले वॉर में। उसके बाद 1782 में विद द ट्रीटी ऑफ सलबाय द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कम टू एंड। 1782 में जो उनका लड़ाई हुआ, तो उससे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कम टू एंड, दूसरी लड़ाई उनकी तब हुई।
ठीक है, तो समझ में आया पहला कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई, कि ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में बिजनेस करने के लिए आए, फिर उनका पोर्चुगीज ऑलरेडी थे तो पोर्चुगीज से उनका अच्छा खासा मतलब एक दूसरे से कंपटीशन था। बाद में पोर्चुगीज और ब्रिटिशर्स एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बन गए, तो ऐसे इंडिया मार्केट में वो घुसने के बाद उन्होंने उनका अट्रैक्शन क्या था, मुंबई हासिल करने के लिए उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे मराठाओं का होल्ड था। तो मराठाओं के जो पेशवा थे माधवराव, जब वो उनका डेथ हो गया तो उनके अंकल थोड़े लालची थे, क्योंकि उनको पेशवाई चाहिए थी। तो ब्रिटिशर्स ने उनको अप्रोच किया कि आपको पेशवाई मिलेगी लेकिन मुंबई आप हमको दे दो। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स हमारे मराठाओं के पॉलिटिक्स में आए, और 1774 से लेकर 1818 के ड्यूरेशन में 3 बार मराठाओं और ब्रिटिशर्स की लड़ाई हुई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सब्सिडियरी अलायंस। इन 1798 लॉर्ड वेल्सेली अराइव्ड इन इंडिया एज अ गवर्नर जनरल। तो 1798 में लॉर्ड वेल्सेली ये इंडिया में आए, क्या, एज अ गवर्नर जनरल की पोजीशन पे वो इंडिया आए। हिज ऑब्जेक्टिव वॉज टू एस्टेब्लिश ब्रिटिश डोमिनियन ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि चारों तरफ इंडिया में सिर्फ किसका हो, सब ब्रिटिशर्स हो, सब ब्रिटिशर्स के रूल्स हो, ब्रिटिशर्स ही मतलब ये करे, सारा जगह पे रूल करे, खाली ब्रिटिशर्स से, दूसरा कोई उसमें हो ही नहीं। मतलब ये डच, पोर्चुगीज, अदर लोग भी जो आए थे उन सबको भी हटाना उसका ऑब्जेक्टिव था। उसको लगता था, उसको ऐसा चाहिए था कि पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में किसका रूल हो, सिर्फ ब्रिटिशर्स का हो। फॉर this he signed the subsidiary alliance with many Indian rulers. According to this alliance, the Indian rulers were assured of British military help. तो सिर्फ ब्रिटिशर वो जो ऑब्जेक्टिव से आया था, वो ऑब्जेक्टिव उनको, वो उनका एम जो था वो पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ इंडियन रूलर थे उनको अपने टीम में शामिल कर दिया, उनका अलायंस बना लिया। मतलब फ्रेंड टाइप, जैसे कि हम ब्रिटिशर्स का ग्रुप और इंडियन रूलर का ग्रुप बना के एक दूसरे के साथ वो एक ये करने लगे, जिससे इंडियन रूलर ने ब्रिटिश के मिलिट्री को बोला, मिलिट्रीज को ये बोला कि हमारी तरफ से पूरी एश्योरिटी है कि आपको आपकी मिलिट्री को पूरी हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये इंडियन रूलर ने बोला। Where some terms laid on them, the Indian rulers have no maintained British army in their court and have to pay cash or part of their territory to the company for its maintenance. The ruler would not have any alliance with other power or declared war against any power without the intervention of British. The ruler would accept a British resident of his state. Some Indian ruler accept the system and lost their freedom. ठीक है, तो ऐसे करते करते जो ब्रिटिश क्या था, पूरे इंडिया में घुस चुका था। तो बहुत सारे ब्रिटिश रूलर ऐसे थे जो बहुत इंडियन रूलर ऐसे थे जो ब्रिटिशर के जो रूल्स थे उनके अगेंस्ट जा रहे थे, और कुछ ऐसे थे कि जो उनकी गुलाम बनना पसंद किए। मतलब वो बड़े लेवल पे तो थे वो रूलर इंडियन, लेकिन वो क्या करते थे, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स के रूल चलते थे। जो ब्रिटिशर्स बोलते थे, जो ब्रिटिश के लोग बोलते थे, वही वो फॉलो करते थे। तो इस तरह से जो कुछ इंडियन रूलर ने क्या किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हम ब्रिटिश रूल के गुलाम बन के रहेंगे, तभी हम जिंदा रहेंगे। उनको ऐसा फील आया, क्योंकि धीरे धीरे ब्रिटिश हमारे इंडिया मार्केट में घुस चुका था और धीरे धीरे सारी टेरिटरी वो अपने कब्जे में कर ले रहा था। In 1802, Bajirao II signed the subsidiary alliance treaty with the British. ठीक है, तो उसके बाद 1802 में बाजीराव सेकेंड जो थे वो अलायंस बने, किसके, ब्रिटिश के। दिस अलायंस वेल नोन एज अ ट्रीटी ऑफ वसई। तो ये अलायंस को ट्रीटी ऑफ वसई के नाम से काफी जाना जाता है। बट द ट्रीटी वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू सम मराठा सरदार। बट ये अलायंस, मतलब ये जो अलायंस बनाया गया, बहुत सारे मराठा सरदार थे जिनको ये अलायंस पसंद नहीं था। मतलब उनका ऐसा था कि ब्रिटिश के साथ हमको रहना ही नहीं है, ना उनका अलायंस बनना है। दिस लेड टू द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक, वॉर दिस लेड टू सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। तो इस वजह से ये, मतलब ये जो था अपना
ट्रिटी ऑफ वसई जो अलायंस बना था बाजीराव सेकंड का और ब्रिटिशर्स का, ये कुछ मराठाओं को नहीं पसंद आ रहा था। तो यही वजह थी कि सेकेंड वॉर जो हुआ मराठाओं के और एंग्लो मराठा वॉर, जो मतलब ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच में हुआ। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश there was increased interference of British into the Maratha state। ठीक है, तो पहला वॉर जो था वो मराठा जीते थे, लेकिन जो सेकेंड वॉर हुआ उसमें कौन जीता? ब्रिटिशर्स जीते। और ब्रिटिशर्स जब जीत गए तो ब्रिटिशर्स अपना रूल मराठा स्टेट में, मतलब मराठाओं के बीच, मतलब वो जीत गए तो अब वो घुसना चालू हो गए, अपना रूल्स बनाना चालू हुए, इंटरफेयर करना चालू हो गए। कहाँ? मराठाओं के स्टेट में। दिस बिकम intolerable and Bajirao to wage the war against the British। तो अब वो इतना ब्रिटिशर्स इतना इंटरफेरेंस करने लगे कि इतना मतलब बीच में घुसने लगे मराठाओं स्टेट में, क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत गए थे। तो उससे क्या हो, जो बाजीराव सेकेंड थे, जो उनके अलायंस थे, वो उनको एक चीज़ खटकने लगी, खराब लगने लगी कि अब ये इतना क्यों इंटरफेरेंस करें, ये टॉलरेबल नहीं था उनके लिए। तो उन्होंने क्या किया, अगेन उन्होंने बाजीराव सेकेंड ने जो थे उनको जब नहीं सहा गया सारी चीज, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। ही वॉज डिफीटेड इन दिस बैटल एंड इन 1880 ही सरेंडर्ड टू द ब्रिटिश। लेकिन इस वॉर में क्या हुआ, बाजीराव सेकेंड जो थे वो हार गए और अपने आप को उन्होंने ब्रिटिशर्स के हवाले कर दिया, जो लास्ट था, थर्ड वाला था, जो 1818 में हुआ था। In the meantime, the capital of Mughal was under the control of दौलत राव शिंदे। जब ये ब्रिटिशर्स और मराठाओं की लड़ाई हो रही थी, तो उस टाइम जो था कैपिटल ऑफ मुगल, जो मुगल्स की कैपिटल था, जो उनका कैपिटल सिटी था, वो किसके कंट्रोल पे था? मुगलों का था कैपिटल, लेकिन वो किसके कंट्रोल में था? दौलत राव शिंदे के कंट्रोल में था। By defeating the troops of शिंदे, जनरल लेक कैप्चर द मुगल एम्पेयर। ठीक है, तो जो शिंदे, जहाँ पे मुगल्स के कैपिटल में जिसका दौलत राव शिंदे का कंट्रोल था, अब उनके शिंदे की लड़ाई, शिंदे को हरा के जनरल लेक जो थे, उन्होंने क्या किया, मुगलों का भी जो एम्पेयर था पूरा उसको उन्होंने ले लिया। और इस तरह से ब्रिटिशर्स की, मतलब मराठाओं पे भी जीत हुई, मुगलों के जगहों पे भी जीत हुई, और ऐसे उन्होंने अपने इंडिया में पूरा अपना बना लिया रूल। ठीक है, समझ में आया इतना कि ये पैसेज था, इसमें जो तीनों वॉर हुए थे उसके बारे में था कि कैसे उन्होंने हिंदुस्तानी रूलर्स को अपना अलायंस बनाया, फिर उनके अपने रूल्स उनको फॉलो करने लगा, कुछ ने एक्सेप्ट किया, कुछ अगेंस्ट गए। फिर उन्होंने बाजीराव टू के साथ अलायंस बनाया। अलायंस बनाने के बाद कुछ मराठाओं को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने फिर से वॉर किया तो वो मराठा हार गए। हारने के बाद ब्रिटिशर्स ज़्यादा घुसने लगे, ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे मराठाओं के स्टेट पे। तो ये चीज़ बाजीराव को बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उन्होंने थर्ड वॉर डिक्लेयर कर दिया। थर्ड वॉर में बाजीराव टू हार गए, डिफीट हो गए और अपने आप को ब्रिटिशर्स के हवाले कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे छत्रपति प्रताप सिंह। Although the Peshwaship came to an end, छत्रपति पेशवा सिंह ऑफ सातारा was still ruling। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स मराठाओं में घुसे, फिर मुगलों की जगह पे वो लोग ने कर लिया, कैप्चर कर लिया। तो इसी तरह जब ये सब चल रहा था, तो पेशवाशिप जो थी, जो एक पेशवाई चली आ रही थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। तो जो छत्रपति प्रताप सिंह थे, ये सातारा के, मतलब सब जगह और पेशवाई शिप खत्म हो रही थी, लेकिन सातारा में स्टिल अभी भी पेशवाई चालू थी। और वो कौन थे वहाँ के पेशवा? छत्रपति प्रताप सिंह। ब्रिटिशर्स साइन अ ट्रीटी विद छत्रपति प्रताप सिंह एंड अपॉइंट ग्रैंड डफ एज ऑफिसर टू असिस्ट हिम इन द स्टेट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, तो अब ब्रिटिशर्स को लगा कि अब यहाँ पे ये रूल कर रहे हैं, तो इनको अपना बुलाया जाए। तो उन्होंने एक अपने ऑफिसर को भेजा और अपने यहाँ पे अपने स्टेट में बुलाया ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि उन्हें लगा कि अब यहाँ पे सातारा भी उनको जीतना था। लेकिन सातारा में पेशवाशिप चल रही थी, वहाँ के पेशवा कौन थे? छत्रपति प्रताप
सिंह। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने अपने ऑफिसर को भेजा और उनको कहा कि उनको हमारे स्टेट में लेके आओ। बट द लेटर छत्रपति वॉज dethroned and exiled to Kashi. He died there in 1847. लेकिन उनकी डेथ हो गई थी। कहाँ पे थे वो? जब भी काशी में। 1847 में छत्रपति पेशवा जो थे छत्रपति प्रताप सिंह, उनकी डेथ हो गई थी। रंगो बापूजी गुप्ते, अ लॉयल ऑफिसर ऑफ छत्रपति, fought the legal battle and went up to England, but efforts were unsuccessful. तो जो रंगो बापूजी गुप्ते थे वो एक बहुत ईमानदार ऑफिसर थे छत्रपति प्रताप सिंह के, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी मतलब पूरे लीगल लड़ाई की, और लेकिन उनके जो लड़ाई थी, सारे एफर्ट्स थे, जो लड़ाई उनकी हो रही थी वो बहुत ही अनसक्सेसफुल हुई, मतलब वो उसमें उनको जीत हासिल नहीं हुई। लेटर लॉर्ड डलहौजी रिजेक्ट द एडॉप्शन पॉलिसी एंड in 1848 annexed the state of सतारा। तो जो लॉर्ड डलहौजी था वो सारी जो भी पॉलिसीज वगैरह उस टाइम की थी, उन्होंने सारी पॉलिसी एडॉप्ट ये की और सतारा पे लोग ने अपना कब्जा किया, ठीक है। तो आज का लेसन मैं यहाँ पे ये करती हूँ। नेक्स्ट लेसन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आपको कुछ भी क्वेश्चन रहेगा पूछ लेना। इसमें खाली मतलब वही कैसे कैसे ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए, कैसे कैसे उन्होंने मराठाओं पे कब्जा किया, फिर मुगलों के राज्य पे कब्जा किया, और कैसे कैसे उन्होंने पेशवाई ख़त्म की, और कैसे कैसे अपना मार्केट पूरे इंडिया में फैलाने लगे, वो था, ठीक है। आगे के चैप्टर में जो इफ़ेक्ट्स थे उसके, वो हम आगे के लेक्चर में जो इफ़ेक्ट्स थे वो हम पढ़ेंगे। तब तक आपको इसमें होमवर्क रहेगा कि आपको जो भी है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश और मराठाओं की जो लड़ाई हुई और कैसे उन्होंने इंडिया में अपना ये कर लिया, इस पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, ठीक है। थैंक यू।